जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। आज मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। अध्याय 1। छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालक बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन और भी खराब था, क्योंकि 110 वर्षों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक शीर्ष साइकिल निर्माता ने तो काफ़ी आश्चर्यजनक कदम उठाया। इसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से ही इनकार कर दिया। इसे डर था कि अगर दूसरे पेशेवरों ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को उनकी साइकिलें चलाते हुए देखा तो इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोचेज और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। ब्रेल्सफोर्ड एक रणनीति के प्रति समर्पित थे जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इस दर्शन का उद्देश्य हर चीज में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनना था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और उन सभी हिस्सों को 1-1% बहुत बना लें तो इन सभी हिस्सों में हुए सुधार को मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। ब्रेल्सफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम की कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करने की शुरुआत की। उन्होंने साइकिल की सीट्स को दोबारा डिजाइन करके ज़्यादा आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायरों पर अल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों का आदर्श मांसपेशी तापमान बनाए रखने के लिए उन्होंने उनसे बिजली से गर्म होने वाले ओवर शॉर्ट पहनने को कहा। उन्होंने बायो फीडबैक सेंसर्स से निगरानी की कि हर खिलाड़ी किसी खास वर्कआउट पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। टीम ने विंड टनल में कई पोशाकों का परीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने अपने आउटडोर सवारों को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनाए जो ज़्यादा हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार की खोज करते रहे जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल्स का परीक्षण किया ताकि यह पता लगा सकें कि मांसपेशी में सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया जिसने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटाने के लिए हाथ धोने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। उन्होंने हर साइकिल सवार को सर्वश्रेष्ठ नींद देने वाले तकियों और गद्दों को चुना। उन्होंने टीम के ट्रैक के अंदरूनी हिस्से को साफ पुतवाया जिससे धूल के छोटे कणों को देखने में मदद मिली जो सामान्य स्थिति में नहीं दिख पाते थे और साइकिलों के प्रदर्शन को कमजोर कर सकते थे। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार इकट्ठे हुए तो परिणाम इतनी तेजी से मिले कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में वर्चस्व स्थापित किया, जहां उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक हुए तो ब्रिटिश टीम ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान तथा 7 विश्व कीर्तिमान बनाए। उसी साल ब्रैडली विगिन्स टूर द फ्रांस को जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उनकी टीम के साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती। उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में भी यह रेस जीती, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 सालों में 5 टूर द फ्रांस विजयें हासिल हुई। 2007 से 2017 के 10 वर्षों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप्स जीती। इसके अलावा उन्होंने 66 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक मेडल जीते और 5 टूर द फ्रांस विजयें हासिल की। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन की वजह से इसे ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। यह कैसे हुआ? सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई? छोटे छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने? सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन में इस नीति को कैसे दोहरा सकते हैं? छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है?
किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नजर ही नहीं आता है, लेकिन यह कहीं ज्यादा सार्थक हो सकता है, खासतौर पर लंबे समय में। लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इसे गणित की दृष्टि से समझें। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप साल भर तक हर दिन 1% बदतर बनते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाते हैं। जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है, वह संग्रहित होकर ज्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर देखने पर आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें तो आप करोड़पति नहीं बन जाते हैं। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं तो इससे आप फिट नहीं हो जाते हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडेरिन भाषा सीखते हैं तो आप उसे पूरा नहीं सीख पाते हैं। हमें परिवर्तन के परिणाम जल्दी नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्याओं में फिसल जाते हैं। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ सकती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीज खाते हैं तो वजन का कांटा ज्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नजरअंदाज करते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टाल मटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पास आमतौर पर उसे बाद में पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई गलत कदमों का संग्रह है। 1% बदतर यहाँ और 1% वहाँ, जिससे अंततः एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज के मार्ग को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजल्स से जाने वाला पायलट विमान की नोक को 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। यह काफी छोटा परिवर्तन है जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें तो अंततः आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पल महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता में जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। यह मायने नहीं रखता है कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल, मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप करोड़पति हैं लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदतें नहीं बदली तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप कड़के हैं लेकिन आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं, भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खाने पीने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अव्यवस्था आपकी साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं।
यदि आप भविष्यवाणी करना चाहें कि आप अपने जीवन में अंततः कहाँ पहुंचेंगे, तो आपको तो बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर यह हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी मार्ग पर चलते रहे तो आपके दैनिक चयन चक्रवृद्धि होकर आज से 10 या 20 साल बाद कितने बड़े परिणाम देंगे। क्या आप हर महीने आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर सप्ताह सफलतापूर्वक जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष ही आपके भावी स्वरूप को तय करेंगे। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बना देती हैं। आदतें दुधारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती हैं जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं। इसलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं। प्रगति सचमुच कैसी होती है? कल्पना करें कि आपके सामने मेज पर बर्फ का एक क्यूब रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी छोड़ी हुई सांसें हवा में दिखाई दे रही हैं। इस समय तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। बर्फ का क्यूब अब भी टेबल पर उसी तरह रखा हुआ है और कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, अब भी कुछ नहीं बदलता है। फिर 32 डिग्री। अचानक बर्फ पिघलने लगती है। पहले की तरह ही इस बार भी तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी परिवर्तन हो गया जो पहले नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण पल अक्सर कई पूर्ववर्ती कामों का परिणाम होते हैं जो किसी बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। यह सिलसिला हर जगह दिखाई देता है। कैंसर 80% समय तक पकड़ में नहीं आता, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर पर अपना शिकंजा कस लेता है। बांस पहले 5 वर्षों में मुश्किल से बढ़ता नजर आता है, क्योंकि उस दौरान यह जमीन के नीचे विशाल जड़ों का तंत्र बनाता है, लेकिन इसके बाद 6 हफ्तों में ही अविश्वसनीय गति से जमीन के ऊपर 90 फुट बढ़ जाता है। इसी तरह शुरुआत में आदतों का भी कोई फर्क नजर नहीं आता है। फर्क तभी नजर आता है जब आप उन्हें निरंतर जारी रखें और किसी काफी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लें। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभियान की शुरुआती और मध्यम अवस्थाओं में प्रायः निराशा की घाटी होती है। आप जब कोई आदत शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि प्रगति दिखेगी, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में आपको कोई प्रगति नहीं दिखती है तो आप कुंठित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं और इसलिए आप उस आदत को अधबीच में ही छोड़ देते हैं। यह कभी नहीं भूलें कि चक्रवृद्धि की प्रक्रिया और प्रकृति ही ऐसी है, सबसे शक्तिशाली, जिसमें परिणाम देर से मिलते हैं। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से दीर्घकालीन आदतें डालना या उन्हें लंबे समय तक जारी रखना काफी मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी ही कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं देता है तो वे रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है तो आप आसानी से अच्छी आदतों को हाशिए पर धकेल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इसलिए यह याद रखें कि सार्थक फर्क देखने के लिए आपको आदतों को इतने लंबे समय तक चलाना होगा कि वे इस पठार को तोड़ दें, जिसे मैं सुषुप्त संभावना का पठार कहता हूं। यदि आप किसी अच्छी आदत को डालने में जूझ रहे हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ने में जूझ रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि आप में बेहतर बनने की योग्यता नहीं है। ऐसा तो प्रायः इसलिए होता है क्योंकि आप अब तक सुषुप्त संभावना के पठार को पार नहीं कर पाए हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं होने के बारे में शिकायत करना वैसा ही है जैसे तापमान के 25 से 31 डिग्री तक बढ़ने पर बर्फ के क्यूब के नहीं पिघलने की शिकायत करना है। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं गई, यह तो बस संचित हो रही है। आपकी मेहनत का पूरा फल 32 डिग्री पर मिलेगा। जब आप आखिरकार सुषुप्त संभावना के पठार को तोड़ लेंगे तो लोग कहेंगे कि आप रातों रात सफल हुए हैं। बाहरी संसार को सिर्फ सबसे नाटकीय घटना या अंतिम परिणाम ही दिखता है। इसे अंतिम परिणाम के पहले की गई तमाम मेहनत नजर नहीं आती। लेकिन आप जानते हैं कि आपने बहुत पहले जो काम किए थे, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज आपको सफलता मिली। यह भूगर्भीय दबाव जैसा होता है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स लाखों करोड़ों सालों तक एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं और तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वे एक बार फिर एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जैसा वे युगों युगों से करती आ रही हैं। लेकिन इस बार तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता और भूकंप आ जाता है। परिवर्तन में बरसों लग सकते हैं।
और इसके बाद यह एक पल में घटित हो जाता है और सबको दिखाई देने लगता है। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। द सेंट एंटोनियो स्पर्स NBA के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। इसने अपने लॉकर रूम में समाज सुधारक जैकब राइस का यह उद्धरण टांग रखा है। जब किसी चीज से मदद नहीं मिलती है तो मैं जाकर किसी पत्थर तोड़ने वालों को पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखता हूं, जिसके 100 प्रहारों के बावजूद दरार तक नहीं दिखती, लेकिन 101वें प्रहार में पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है और मैं जानता हूं कि यह आखिरी प्रहार से नहीं टूटा था, बल्कि उन सब प्रहारों की वजह से टूटा था जो इससे पहले किए गए थे। सभी चीजों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत का बीज होता है। जब उस निर्णय को दोहराया जाता है तो एक आदत उग जाती है और धीरे धीरे ज्यादा शक्तिशाली बनने लगती है। कुछ समय बाद इसकी जड़ें जमने लगती हैं और शाखाएं बनने लगती हैं। इसलिए पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने का काम अपने भीतर किसी विशाल और शक्तिशाली वटवृक्ष को जड़ से उखाड़ने जैसा होता है। दूसरी ओर अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। हम प्रायः सीधी प्रगति की उम्मीद करते हैं, कम से कम हम यह अपेक्षा रखते हैं कि यह जल्दी होगी। वास्तव में हमारे प्रयासों के परिणाम प्रायः देर से मिलते हैं। महीनों या शायद वर्षों बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे पिछले काम दरअसल कितने मूल्यवान थे। परिणाम मिलने में विलंब की वजह से निराशा की घाटी बन जाती है, जहां लोग हफ्तों या महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद परिणाम दिखाई नहीं देने पर हताश हो जाते हैं। लेकिन आपकी पिछली मेहनत बर्बाद नहीं गई है, यह तो बस संचित हो रही है। हमें काफी बाद में जाकर अपने पिछले कामों और मेहनत का पूरा महत्व समझ में आता है। यह किस चीज से तय होता है कि हम सुषुप्त संभावना के पठार से कुंठित नहीं होंगे और अच्छी आदत को इतने लंबे समय तक जारी रख पाएंगे कि आखिरकार हम उस पठार को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाएं। वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग अनचाही आदतों में फिसल जाते हैं और बाकी लोग अच्छी आदतों के चक्रवृद्धि परिणामों का आनंद लेते हैं? आपकी आदतें आपके पक्ष में या आपके खिलाफ चक्रवृद्धि परिणाम दे सकती हैं। सकारात्मक चक्रवृद्धि उत्पादकता चक्रवृद्धि होती है। किसी दिन एक अतिरिक्त काम पूरा करना बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपके पूरे करियर में यह बहुत महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है। किसी पुराने काम को स्वचालित करने में या किसी नई योग्यता में माहिर बनने का परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका कारण यह है कि आप बिना सोच विचार के जितने ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपका मस्तिष्क दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उतना ही ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है। नकारात्मक चक्रवृद्धि तनाव चक्रवृद्धि होती है। ट्रैफिक जाम की कुंठा, परवरिश की जिम्मेदारियों का बोझ, महीना पूरा करने की चिंता, हाई ब्लड प्रेशर का तनाव के सारे कारण ऐसे हैं कि आप अकेले में और शुरुआत में उन्हें दूर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वे वर्षों तक चलते रहे तो छोटे छोटे तनाव चक्रवृद्धि होकर गंभीर बीमारियों में बदल सकते हैं। सकारात्मक चक्रवृद्धि ज्ञान चक्रवृद्धि होती है। एक नया विचार सीखने से आप जीनियस नहीं बनते हैं, लेकिन हर दिन एक नया विचार सीखने और आजीवन सीखने के प्रति समर्पण से आपका कायाकल्प हो जाता है। यही नहीं, आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वह आपको नए विचार तो सिखाती ही है, साथ ही पुराने विचारों के बारे में सोचने के अलग अलग मार्ग भी खोल देती है। जैसा वॉरेन बफेट ने कहा है, ज्ञान इसी तरह काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही यह भी बढ़ता जाता है। नकारात्मक चक्रवृद्धि, नकारात्मक विचार चक्रवृद्धि होते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अयोग्य, मूर्ख या बदसूरत मानते हैं, आप अपने जीवन की उसी तरह व्याख्या करने की आदत डाल लेते हैं। आप एक नकारात्मक वैचारिक चक्र में फंस जाते हैं। यही दूसरों के बारे में सोचने पर भी लागू होता है। जब आप लोगों को गुस्सैल, अन्यायी या स्वार्थी देखने की आदत डाल लेते हैं तो आपको ऐसे लोग हर जगह दिखाई देते हैं। सकारात्मक चक्रवृद्धि संबंध चक्रवृद्धि होती है। लोग आपके व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। आप दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करते हैं, दूसरे भी आपकी उतनी ही ज़्यादा मदद करना चाहेंगे। हर संपर्क के दौरान थोड़ा ज़्यादा अच्छा बने, क्योंकि इससे आगे चलकर आप व्यापक और शक्तिशाली संबंधों का नेटवर्क बना सकते हैं। नकारात्मक चक्रवृद्धि आक्रोश चक्रवृद्धि होती है। दंगे, विद्रोह और जन आंदोलन शायद ही कभी किसी अकेली घटना की वजह से होते हैं। इसके बजाय छुटपुट आघात और दैनिक क्षोभ की एक लंबी श्रृंखला धीरे धीरे कई गुना होती रहती है, और फिर वह समय आता है जब एक घटना तराजू के पलड़े को झुका देती है और आक्रोश जंगल की आग की तरह फैल जाता है। लक्ष्यों के बारे में भूल जाएं, इसके बजाय सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित करें। आधुनिक बुद्धिमत्ता का दावा है
कि हम जीवन में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना, सफल व्यवसाय चलाना, ज़्यादा तनाव रहित रहना और कम चिंता करना, मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्पष्ट लक्ष्य तय करें जिनकी दिशा में हम काम कर सकें। कई सालों तक मैंने भी अपनी आदतों के साथ यही किया। मैं हर आदत को एक लक्ष्य बना लेता था जिस तक मैं पहुंचना चाहता था। मैंने लक्ष्य तय किए कि मैं स्कूल में कौन से ग्रेड पाना चाहता हूँ, जिम में कितना वजन उठाना चाहता हूँ, व्यवसाय में कितना मुनाफा कमाना चाहता हूँ आदि। मैं कुछ लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन ज़्यादातर मैं असफल रहा। अंततः मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे परिणामों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम संबंध था। इनका लगभग पूरा संबंध तो उन सिस्टम्स से था जिस पर मैं चलता था। सिस्टम्स और लक्ष्यों में क्या अंतर है? ये एक ऐसा अंतर है जिसे मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स से सीखा था, जो डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट हैं। लक्ष्य का मतलब है वे परिणाम जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम्स का मतलब है वे प्रक्रियाएं जो उन परिणामों की ओर ले जाती हैं। यदि आप कोच हैं तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य होता है। आप किस तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, अपने असिस्टेंट कोचेस का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास कराते हैं, ये सभी सिस्टम्स हैं। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य $1 मिलियन का व्यवसाय बनाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि क्या आप अपने प्रोडक्ट संबंधी विचारों का परीक्षण कर पाते हैं या परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करते हैं और विज्ञापन अभियान कैसे चलाते हैं। अगर आप संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई धुन बजाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप कितनी ज़्यादा बार अभ्यास करते हैं, आप मुश्किल टुकड़ों को कैसे तोड़ते हैं और संभालते हैं और अपने प्रशिक्षक से कैसे फीडबैक लेते हैं। अब रोचक प्रश्न आता है, अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ अपने सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित करें, तब भी क्या आप सफल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर, अगर आप बास्केटबॉल कोच हों और चैंपियनशिप जीतने के अपने लक्ष्य को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तब भी क्या आपको परिणाम मिलेंगे? मैं सोचता हूँ कि आपको मिलेंगे। किसी भी खेल में लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ मैच खत्म करना है, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण होगा कि पूरे मैच में आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही घूरते रहें। सचमुच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करें। 3 बार सुपर बोल के विजेता रह चुके बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेता है। यही जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी सच है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करने के बारे में भूल जाएं। इसके बजाय अपने सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित करें। मेरी बात का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी है? जाहिर है ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहां प्रगति की बात आती है, सिस्टम्स सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम्स बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाएं, तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। समस्या 1, विजेताओं और पराजितों के समान लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य निर्धारण विजेताओं के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। हम सिर्फ विजेताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गलती से यह मान लेते हैं कि उन्हें सफलता महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की बदौलत मिली। हम बड़े आरामदेह तरीके से उन सभी लोगों को भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं जिनके लक्ष्य वही थे लेकिन जो सफल नहीं हुए। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य समान हो तो इसका मतलब यह है कि सफलता का संबंध लक्ष्य से उतना नहीं है जितना हम मान लेते हैं। टूर द फ्रांस जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। इससे पहले भी वे हर साल उस रेस को जीतना चाहते थे जैसा हर पेशेवर टीम चाहती है। लक्ष्य हमेशा से वही था, लेकिन वे तब तक उसे हासिल नहीं कर पाए जब तक कि उन्होंने छोटे सुधारों के सिस्टम पर निरंतर अमल नहीं किया। तभी उन्हें पहले से भिन्न परिणाम मिला। समस्या 2, लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। कल्पना करें कि आपका कमरा गंदा है और आप इसकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप सफाई करने की ऊर्जा जुटा लेते हैं तो इसके बाद आपका कमरा साफ होगा हाल फिलहाल। लेकिन अगर लापरवाही और फूहड़पन की आपकी आदतें पुरानी हैं जो कायम रहती हैं, जिनकी वजह से कमरा गंदा हुआ था, तो जल्दी ही आपको अटाले और अव्यवस्था का एक नया ढेर दिखाई देगा। इसे देखकर आप एक बार फिर प्रेरणा की नई कौंध की आशा करेंगे। हर बार आप उसी परिणाम के पीछे भागेंगे क्योंकि आपने इसके पीछे के सिस्टम को कभी नहीं बदला। आपने कारण को दूर नहीं किया, आपने तो सिर्फ लक्षण का इलाज किया था। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल जाता है। सुधार संबंधी यह बात सहज बोध के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणामों को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन यह सच नहीं है। हमें जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वह है सिस्टम्स।
जो परिणामों को उत्पन्न करते हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो वे सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती हैं। अगर आप हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को सिस्टम्स के स्तर पर सुलझाने की जरूरत है। इनपुट सही कर लेंगे तो आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। लक्ष्य 3। लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपी हुई मान्यता यह रहती है, जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते जाते हैं। मैं इस जाल में इतनी ज्यादा बार फंस चुका हूं कि गिनती ही भूल गया हूं। बरसों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य में रहती थी। मैंने खुद से वादा किया कि जब मैं 20 पौंड मांसपेशी हासिल कर लूंगा या जब मेरे कारोबार का न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपेगा तो मैं खुश होऊंगा। इसके अलावा लक्ष्यों से या तो यह या तो वह द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। या तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और सफल बन जाते हैं, या फिर आप असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुशी के संकीर्ण संस्करण में खुद को मानसिक रूप से रख देते हैं। यह राह भटकने जैसा है। यह संभव नहीं है कि जीवन में आपकी वास्तविक यात्रा ठीक वैसी ही होगी जिसकी योजना आपने शुरू करते समय मन में बनाई थी। सफलता के कई मार्ग हैं, इसलिए अपने सुख को केवल एक परिदृश्य तक सीमित रखने में कोई समझदारी नहीं है। सिस्टम्स पहले वाली मानसिकता इसका इलाज करती है। जब आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आप हर समय संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। एक और बात, आपका सिस्टम कई अलग अलग प्रकार से सफल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ उसी तरह सफल हो जिसकी आपने कल्पना की थी। समस्या 4। लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। लक्ष्य केंद्रित मानसिकता योयो प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करते ही वे अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वे रेस से प्रेरित नहीं होते हैं। जब आपकी सारी कड़ी मेहनत किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो उसे हासिल करने के बाद आपकी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। इसीलिए कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है। सिस्टम्स बनाने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है। सच्ची दीर्घकालीन सोच लक्ष्य रहित होती है। यह किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं होती। यह अंतहीन संशोधन और सतत सुधार का चक्र होती है जो लगातार चलता रहता है। इसमें आपकी प्रगति इस बात से तय होती है कि आप प्रक्रिया के प्रति कितने समर्पित हैं। छोटी छोटी आदतों का सिस्टम। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही हैं तो समस्या आप में नहीं है, समस्या तो आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती हैं क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, वे तो इसलिए दोहराती हैं क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रहे, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते हैं, आप तो अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना एक पुस्तक की बुनियादी विषय वस्तु है। यह एटॉमिक शब्द के ज्यादा गहरे अर्थों में से एक भी है। अब तक आपको शायद एहसास हो गया होगा कि एटॉमिक हैबिट का मतलब है छोटा परिवर्तन, आंशिक लाभ, 1% का सुधार। लेकिन हर पुरानी छोटी आदत को एटॉमिक आदत नहीं कहा जा सकता। एटॉमिक हैबिट्स तो वे छोटी छोटी आदतें हैं जो किसी ज्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। आदतें हमारे जीवन की परमाणु हैं। हर आदत एक बुनियादी इकाई होती है जो आपके सकल सुधार में अपना योगदान देती है। पहले तो ये छोटी आदतें या दिनचर्याएं महत्वहीन लगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वे एक दूसरे को पोषण देने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी वजह से ज़्यादा बड़ी विजयें मिलने लगती हैं। हमेशा याद रखें कि आप एटॉमिक आदतों में शुरुआती निवेश की जो कीमत चुकाते हैं उसको आपको कई गुना ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। ये आदतें छोटी लेकिन शक्तिशाली होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स वाक्यांश का अर्थ है एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या जो न सिर्फ छोटी और करने में आसान हो बल्कि जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, चक्रवृद्धि परिणाम देने वाले सिस्टम का घटक हो। अध्याय सार। आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% बेहतर बनना लंबे समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आदतें दुधारी तलवार होती हैं, वे आपके पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती हैं, इसलिए उनके बारे में विस्तार से समझना अनिवार्य है। जब तक आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को पार नहीं कर लेते तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि छोटे छोटे परिवर्तनों से कोई फर्क पड़ रहा है।
किसी भी चक्रवृद्धि प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम मिलने में समय लगता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। एटॉमिक हैबिट वह छोटी आदत है जो किसी ज्यादा बड़े सिस्टम्स का हिस्सा है। इस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, इसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो किसी विशिष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करें, इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते हैं, आप तो अपने सिस्टम्स के स्तर तक नीचे गिरते हैं। अभी आप सुन रहे थे एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की, जिसका अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में।